नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। जो देश ये कहकर जिंदगी जी रहा हो कि उस देश के भीतर लगातार बदलाव हो रहे हैं, उस देश के भीतर का एक राज्य आज यह कहने के लिए मजबूर है कि उसके भीतर कोई बदलाव नहीं हो रहा। जिस देश के भीतर राजनीति के लिए कहा जाता है कि राजनीति पल पल बदलती है, मिनट मिनट पे बदलती है, घंटे घंटे पर बदलती है, यहाँ तक कि एक रात का समय भी राजनीति में बदलाव के लिए पर्याप्त से ज्यादा माना जाता है। उस देश के भीतर का एक राज्य आज ये कहने के लिए मजबूर है कि उसके भीतर मिनट दिन में बदलते गए, दिन हफ्ते में बदलते गए, हफ्ते महीनों में बदलते गए, लेकिन उसके भीतर बदलाव नहीं आया। जिस देश के भीतर राजनीति के लिए कहा जाता है कि यहाँ नेता जनता के सेवक के तौर पे कार्य करते हैं, यहाँ के नेताओं की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उस देश का एक राज्य आज ये कहने के लिए मजबूर है कि आज से 1.5 साल पहले मेरी सरजमी पर जो लोग वोट मांग रहे थे और जो लोग ये कहने से नहीं चूकते थे कि पहले की सरकारों ने, दिल्ली ने मणिपुर को अपने हाल पे छोड़ दिया था, लेकिन आज हम दिल्ली को मणिपुर के दरवाजे पर ले आए हैं, तो आज सवाल तो मणिपुर का यह हो चला है और मणिपुर इस सवाल को अब करहाती आवाज में अपने रिश्ते हुए खून को समेटते हुए, उसकी टपकती बूंदों को गिनते हुए पूछ रहा है, वह लोग कहां गए जो मेरी जवाबदेही को तय किया करते थे, मेरे प्रति अपने समर्पण को दिखलाया करते थे। मणिपुर का सवाल ना तो तब बदला जब यह बहस मई के महीने में हिंसा के रूप में शुरू हुई थी, और आज जब करीब 1 महीने से ज्यादा समय के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं, तो मणिपुर का सवाल अब भी नहीं बदला है। और मणिपुर को लेकर भारत के भीतर की परिस्थितियों का यदि हम विश्लेषण करना शुरू करें तो आप ये पाएंगे कि विश्लेषण में भी कुछ नहीं बदल पा रहा, क्योंकि जब परिस्थितियां ही नहीं बदल रही तो विश्लेषण में क्या बदलेगा। बदला जरूर, G20 से लेकर संसद के विशेष सत्र में अपनी वाहवाही तक की परिस्थितियां जरूर बनी, लेकिन मणिपुर का सवाल ना तो संसद के विशेष सत्र में कोई मायने रखा, ना G20 के भीतर परोसे जा रहे व्यंजनों की थाली में मणिपुर के लोगों की भूख कोई विषय बन सके। लेकिन सवाल जब मणिपुर का हो तो इसको लेकर भावनाएं उमड़ जाती हैं। आज जब हम आपसे जुड़ रहे हैं तो मणिपुर को लेकर यूं तो हिंसा की खबरें आनी तब भी बंद नहीं हुई जब हम आपसे नहीं जुड़े हुए थे, और ना ही अब बंद हुई जब हम आपसे जुड़ रहे हैं। लेकिन मणिपुर का सवाल, मणिपुर का दर्द, मणिपुर की वेदनाएं और मणिपुर की संवेदनाएं, शब्दों के हेर फेर में ना फंसते हुए मणिपुर को लेकर आज जब हम आपसे जुड़ रहे हैं तो वहां हिंसा की नई गतिविधियां और हिंसा एक नए लिहाज से फिर शुरू हो गई, जिसके पीछे का कारण 2 छात्रों की हत्या है। ये दोनों ही छात्र बीते जुलाई से लगातार लापता थे, जिनके माता पिता ने अपने छात्रों, अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट बाकायदा मणिपुर पुलिस में दर्ज भी कराई थी, लेकिन मणिपुर पुलिस ने आगे की तफ्तीश में लाचारगी यह कहते हुए जतलाई कि आपके बच्चे जिस इलाके में मणिपुर के गए हुए हैं उस इलाके में पुलिस का जाना वर्जित है, और ऐसे में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और परिणाम स्वरूप बीते हफ्ते उन 2 छात्रों की लाशों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक के सर को उसके धड़ से अलग तक कर दिया गया। जिन बातों को लेकर 2014 से पहले सरकार, जो वर्तमान सरकार है, जो उस दौर में विपक्ष की भूमिका अदा करती थी, उसके तमाम नेतागण संसद के भीतर जब पाकिस्तान और भारत का जब विवाद होता था और जब दुर्भाग्यवश भारतीय जवानों के सर काट के पाकिस्तान के जो साजिश करता है जो ले जाया करते थे, तो इस देश की संसद में नेता विपक्ष से लेकर तब की मंत्री, जो आज मंत्री हैं, और तब की नेता स्मृति ईरानी कहा करती थी कि मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजना चाहती हूं। लेकिन वही स्मृति ईरानी, कितनी विडंबना की बात है कि वर्तमान के मणिपुर के परिदृश्य पर इस खबर के आने के बाद भी, जबकि उन मृतकों में एक महिला भी है, एक मृत छात्रा भी है, लेकिन स्मृति ईरानी भी मणिपुर को लेकर एक सवाल उनके भीतर नहीं कौंधता। लेकिन सवाल तो यह है कि मणिपुर को लेकर पहले मई में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद की जो वीडियो जुलाई के महीने में वायरल हुई, जिसको लेकर संसद के मॉनसून सत्र को अविश्वास प्रस्ताव की परिस्थितियों तक को निर्मित करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि ताकि इस देश की सत्ता यह जाने, यह समझे, कम से कम उसके मुख से मणिपुर नाम का शब्द तो निकले। और उसके बाद अब वर्तमान में 2 छात्रों की हत्या कर देना। सवाल यह है कि मणिपुर को लेकर सरकार की प्राथमिकता, इस देश की प्राथमिकता क्या है?
जो देश इस बात को लेकर एक दौर में भावुक हो जाता है कि उसका नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, वह देश इस बात को लेकर बीते 5 महीने में भी उसके भीतर की संवेदनाएं, उसके भीतर के मानवीय मूल्य क्यों नहीं जागृत होते, जब उसके देश के एक राज्य के भीतर लगातार हिंसा की ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें सैन्य बल और केंद्रीय सुरक्षा बल तो पहाड़ी का इलाका संभाले हुए हैं और मणिपुर पुलिस घाटी का इलाका संभाल रही है, लेकिन उनके भीतर कोई सामंजस्य, कोई तालमेल नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप भारत के भीतर का एक राज्य जो एक दौर में अपने प्राकृतिक संसाधनों और उत्तर पूर्व के एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए हुए था, उस राज्य के भीतर बीते 5 महीनों से हिंसा की गतिविधियां अनवरत रूप से जारी हैं। लेकिन मजाल की सरकार के द्वार से एक भी राहत की उम्मीद निकले, मजाल की सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे मणिपुर के लोगों के जो घाव है, जो उनके लहू रिस रहा है, जो उनके तन लगातार घायल हो रहे हैं, उनको कोई राहत दी जा सके। मणिपुर को लेकर जब भी सरकार से यह पूछा गया या जब भी सरकार के वरिष्ठ लोगों से इस बाबत सवाल किए गए, उनकी ओर से एक ही उत्तर आता है, सब ठीक है। यह सब ठीक है का नारा बीते कई वर्षों से हर परिस्थिति में बहुत सुयोजित तरीके से चलाया जाता है। जब दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन में किसान मारे जा रहे थे तो कहा गया सब ठीक है। जब कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए तो कहा गया सब ठीक है। और अब जब मणिपुर की हिंसा में लोग लगातार घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अपने इलाकों से विस्थापित किए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है सब ठीक है। लेकिन सब ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है के बीच अब खाई बहुत चौड़ी हो गई है। इस चौड़ी खाई के भीतर बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी, सरकारी कर्मचारी भी हैं और गैर सरकारी तंत्र भी। लेकिन सवाल तो वही है कि मणिपुर को लेकर इस देश की प्राथमिकता क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अपने ही देश के एक राज्य को हमने यूं अनाथ छोड़ दिया है? और मैं बहुत जिम्मेदारी से अनाथ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप इस बात को लेकर आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं कि मणिपुर तो इस देश की संप्रभुता का एक अहम हिस्सा है, तो फिर वो अनाथ कैसे हुआ? तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि अगर वो इस देश का एक महत्वपूर्ण अंग आप उसे मानते हैं, तो आखिर मणिपुर के रिश्ते घाव पर पट्टी, मरहम पट्टी लगाने की दिशा में कोई क्यों नहीं बढ़ता? ये सवाल तो आज हर किसी के भीतर होना चाहिए। ये सवाल तो हर किसी को आज कौंधना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, वह कौन से तौर तरीके हैं, वह कौन सी मानसिकता है जो मणिपुर के सवाल का हल ढूंढना ही नहीं चाहती, जो नहीं चाहती कि मणिपुर के लोग पुनः अपनी जिंदगी को पटरी पर ले जा सके। वह कौन सी सोच है जो नहीं चाहती कि मणिपुर के भीतर की परिस्थितियां जो मई 2023 से पहले हुआ करती थी, वह परिस्थितियां पुनः कहीं ना कहीं पटरी पर लौटे? क्योंकि यह सब चीजें अनायास तो नहीं हो सकती। जिस देश के भीतर हाथी की मृत्यु पर केरल में जब 2020-21 के दरमियानी दौर में एक हथिनी की मौत का प्रकरण सामने आया तो इस देश के भीतर तहलका मच गया। लेकिन यही देश अपने देश के एक नागरिक और राज्य के भीतर की हिंसा को आज इस तरह अनदेखा किए हुए है, जहां 180 लोगों की मौत तो सिर्फ सरकारी आंकड़ों में हुई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के लिए तो यही कहा जाता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारे दावे किताबी हैं। 180 लोग तो सरकारी तंत्र ने अपने परिस्थितियों के अनुसार दर्ज किए हैं। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर वो कौन और कितने लोग होंगे जो सरकारी तंत्र तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए, जिनके अपने आज भी मणिपुर के भीतर अपनों की लाशों को उठाने के लिए तरस रहे हैं। जिन 2 छात्रों का हमने आपसे जिक्र किया, उनके माता पिता लगातार इस जद्दोजहद में लगातार इस बात की भीख मांग रहे हैं मणिपुर के भीतर सरकारी तंत्र से, प्रशासनिक तंत्र से, कि कोई तो हमारे बच्चों की कम से कम लाश तो हमें सौंप दो, हमारे बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए उनका शरीर तो हमें सौंप दो। बच्चे तो लौट के अब नहीं आने वाले, लेकिन कम से कम उनके पार्थिव शरीर को विधि अनुसार मुखाग्नि देकर या दफनाकर उनके अंतिम क्रियाक्रम की विधियों को तो संपूर्ण कर सकें। जिस देश के भीतर दावा किया जाता है कि वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह देश अपने एक राज्य के नागरिकों को अंतिम संस्कार के मूलभूत
अधिकार प्रदान करने में भी आज विफल साबित हो रहा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में भारत के नाम के संदर्भ में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। लेकिन इस पंक्ति को आज वर्तमान में यदि पूरा किया जाए तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा कि भारत अर्थात इंडिया जिसने मणिपुर को अनाथ कर दिया, इंडिया यानी कि भारत जिसने मणिपुर को उसके हाल पे छोड़ दिया। यह बातें कहते हुए हमारे हृदय में कोई प्रसन्नता के भाव नहीं है। बात यहां प्रसन्नता या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी नहीं है। बात यह है कि एक देश के रूप में भारत के भीतर का एक राज्य लगातार सुलग रहा है। मणिपुर के सवाल लगातार मई से उठ रहे हैं। इस देश के भीतर हर विषय को लेकर चर्चा होती है। इस देश के भीतर लोगों की भावनाएं हर छोटी बात पे आहत हो जाती है। लेकिन इस देश के भीतर लोगों की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब मणिपुर के भीतर 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में खुलेआम उनकी परेड कराई जाती है और सामूहिक रूप से उनका बलात्कार किया जाता है, बाकायदा वीडियो उतारा जाता है और सोशल मीडिया पर उसे दौड़ा दिया जाता है। इस देश की भावनाएं तब आहत नहीं होती। इस देश की भावनाएं एक किसान के, एक सब्जी विक्रेता के आंसुओं पे आहत नहीं होती। इस देश की भावनाएं मणिपुर पे आहत नहीं होती। लेकिन इस देश की भावनाएं धर्म के लिहाज से की जा रही राजनीति पे जरूर आहत हो जाती है। इस देश की भावनाएं धर्म के लिहाज से बनाई जा रही परिस्थितियों पर जरूर आहत हो जाती हैं। लेकिन इन आहत परिस्थितियों के बीच मणिपुर आज लगातार ये सवाल करने को विवश है कि आखिर मेरे लिए किसी का दिल क्यों नहीं धड़कता, आखिर मणिपुर को हमने क्यों उसके हाल पर छोड़ दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि मणिपुर के भीतर लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, इसलिए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया? और इसलिए जब मई के महीने में याद कीजिए, जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी तो कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे। कर्नाटक जहां लोकसभा की 28 सीटें हैं, मणिपुर लोकसभा की 2 सीटें हैं। और वर्तमान परिदृश्य में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस देश के गृह मंत्री बाकायदा भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए इस समय राजस्थान के जयपुर में मौजूद हैं। लेकिन वही गृह मंत्री मई के महीने के बाद से मणिपुर नहीं गए। वही गृह मंत्री और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक एक बार भी मणिपुर के दरवाजे पर खटखटाने नहीं गए कि मैं वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जो 2022 में आपको आश्वस्त करके गया था कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में दोबारा आती है तो आपको और बेहतर जीवन दिया जाएगा। लेकिन इस देश की विडंबना कितनी अजीब है, कितनी बड़ी विडंबना के भीतर यह देश जीता है, जिस देश के भीतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरा देश चुनावी परिस्थितियों में मशगूल है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच मणिपुर का सवाल तो बहुत छोटा सा है। वह सिर्फ इतना जानना चाहता है उसका गुनाह क्या है, उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उसको लेकर के जो सवाल उठने चाहिए थे, जो चर्चा मुख्य धारा की मीडिया में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया उससे उम्मीद मणिपुर बहुत पहले ही छोड़ चुका था। इसलिए मणिपुर को मीडिया से कोई उम्मीद नहीं, मणिपुर को सरकारी तंत्र से अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मणिपुर को जो सबसे ज्यादा निराशा यदि हाथ लगी तो वो इस देश के एक एक नागरिक के द्वारा लगी, जिन नागरिकों ने इस देश के भीतर अपने ही एक राज्य को अनाथ छोड़ दिया। जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, धर्म को खतरे में होने के बात का आह्वान करते हैं, उन लोगों से मणिपुर को लेकर आप व्हाट्सएप पर सवाल कर लीजिए, उनके मुख पे ताले लग जाएंगे, मुंह में दही जम जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है, मणिपुर के बहते घाव को कौन थामेगा, मणिपुर के बहते लहू को कौन रोकेगा? जिस देश के भीतर, जैसा हमने शुरुआत में कहा, राजनीति पल पल बदलती है, उस देश के भीतर मणिपुर की परिस्थितियां कब बदलेंगी? उस देश के भीतर मणिपुर को लेकर जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो कब जागृत होंगी? क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री आज भी अपने पद पे बदस्तूर बरकरार हैं और लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मणिपुर में परिस्थितियां सुदृढ़ हो रही हैं। लेकिन परिस्थितियां सुदृढ़ किस रूप में हो रही हैं, इसको लेकर अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते और अगस्त के प्रारंभिक दिनों को
बाद से मणिपुर सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा के मृतकों की सूची जारी की जाना बंद कर दी गई। उसके बाद से मणिपुर को लेकर मृत्यु के संदर्भ में जो भी खबरें छिटपुट तरीके से बाहर आई, वो या तो मीडिया के उस वर्ग के लिहाज से आई जो सरकार से आज भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए प्रश्न करता है, या उन लोगों के जरिए आई जिनके भीतर कहीं ना कहीं आज भी चाहे छोटे ही कोने में सही लेकिन भारत धड़कता है। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री को लेकर जो रवैया इस देश के भीतर वर्तमान केंद्र के सत्ता प्रतिष्ठान का रहा है, वो हैरान नहीं करता है, क्योंकि मणिपुर भी ये बात जानता है और हर एक संवेदनशील नागरिक ये बात जानता है, हमको उनसे नहीं है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं वफा क्या है। इसको वर्तमान परिदृश्य में और कुछ सुदृढ़ तरीके से रखें, हमको नहीं है उनसे शांति बहाली की उम्मीद जो नहीं जानते कि शांति क्या है। जिन लोगों का अस्तित्व ही हिंसा की परिस्थितियों पर टिका हुआ हो, जो लोग संसद के भीतर जब रमेश बिधूड़ी एक विपक्ष के सांसद को आतंकवादी उग्रवादी से लेकर ना जाने क्या क्या शब्द कहते हैं, तो उन रमेश बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई तो छोड़िए, उन्हें राजस्थान में सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है कि अब आप सचिन पायलट को हराने की दिशा में काम कीजिए। और आप उम्मीद कर रहे थे कि मणिपुर के सवाल को इस देश के भीतर उठाया जाएगा। लोग हमसे इस बात को लेकर आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं, उनके सवाल अपनी जगह हो सकते हैं कि आपने एक तरफा बात कही, आपने मणिपुर पर सरकार के प्रयासों का जिक्र नहीं किया, आपने मणिपुर को लेकर सरकार की जो बातें हैं उनका जिक्र नहीं किया। तो माफ कीजिए, जब इस दौर में या किसी भी दौर में जब गलत इतना ज्यादा हो रहा हो तो निष्पक्षता का ढोंग की उम्मीद आप हमसे मत कीजिए। यदि आपको निष्पक्षता के ढोंग की उम्मीद करनी है तो इस चैनल से फौरन विदा ले लीजिए, हमारी आपको यहीं से प्रणाम और अभिवादन रहेगा। क्योंकि इस देश के भीतर इस देश का संविधान जब प्रत्येक नागरिक को ईमानदारी से और उसे जिंदगी जीने का अधिकार प्रेषित करता है, तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे कि मणिपुर को लेकर आखिर इस देश की खामोशी, इस देश का ढुलमुल रवैया, इस देश की नजरअंदाजी और इस देश की जो परिस्थितियां निर्मित ये देश के भीतर हो रही हैं, उसके भीतर मणिपुर का सवाल आखिर कब तक दरकिनार किया जाता रहेगा और कब तक मणिपुर को उसके हाल पे छोड़ा जाया रखेगा। मीडिया भले ही सवाल ना करे, लेकिन इस देश का प्रत्येक नागरिक आज जानना चाहता है और मणिपुर इस बात को कहने के लिए आखिर क्यों विवश हुआ कि मुझको नहीं है उनसे वफा की उम्मीद, जो पहले दिन से ही नहीं जानते थे कि वफा क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, पुनः मुलाकात होगी। लेकिन आज का ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि मैं 1 महीने के बीच कहां था और 1 महीने तक मैं आखिर अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच क्यों नहीं आ सका। तो इसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश के भीतर कुछ लोगों को हमारा बोलना पसंद नहीं है, उसमें पराये भी हैं, उसमें अपने भी हैं, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश कहना चाहेंगे और बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे, पैसे के दम पे आप अपना जमीर गिरवी रखें, हमने मना नहीं करा। आप अपने भीतर की अंतरात्मा का कत्ल करते हुए रीढ़ की हड्डी को गिरवी रख दे, हमने इनकार नहीं किया। लेकिन आपकी गिरती हड्डी के भीतर यदि हम अपनी हड्डी को भी गिरा दें तो यह तो हमसे नहीं हो सकता। इस देश के भीतर जिस देश की नींव महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, जिनकी आज जन्म जयंती हम मना रहे हैं, उनको नमन करते हुए खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिन विचारों के ऊपर इस देश की नींव रखी गई हो, उस देश के भीतर हड्डी को हर दौर में तो गिरवी रखने वाले बहुत मिले, लेकिन जिन्होंने भी इन महापुरुषों को चाहे लेश मात्र भी पढ़ा हो, वह व्यक्ति अपने भीतर के विचारों का कत्ल तो नहीं होने दे सकता। सवाल निरंतर किए जाएंगे और प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे, क्योंकि जनता भले ही तालियां बजाए मणिपुर के सवाल पर या भले ही मणिपुर को अनदेखा करे, मणिपुर का मजाक बनाए, लेकिन इस देश का नागरिक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आज भी सवाल करता रहेगा। वह सवाल पहले भी करता था, वह सवाल आगे भी करेगा। तय आपको करना है, आपके मुस्तकबिल को करना है। रीढ़ की हड्डी को खोकर कमर झुकानी है या भारत के भीतर भारत को समझते हुए अपनी बात को बुलंदी प्राप्त करानी है।
पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।